13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है, ये अपनी करप्शन लूटमार में मसरूफ रहे, ये अपने लोगों को बरी कराने में मसरूफ रहे, बाहर से जो इनके साया मुजरिम थे, मुलजिम थे, उनको वापस लाने में मसरूफ रहे, ये आपस में बंदर बांट में मसरूफ रहे, ये खाने में जो है वो मसरूफ रहे। तो इन्होंने पाकिस्तान की ना मुईशत पे जोर दिया, ना ही दहशत गर्दी के हवाले से इकदाम किए। आज आप एतमाद का वोट ले लें, आप आज ले लें, कल ले लें, जैसे कि एतमाद का वोट लिया लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, यानी जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो जड़ ही खत्म हो जाएगी। एक दरखास्त हाईकोर्ट में दायर करें कि जनाब हम ये आईनी दरखास्त वापस ले रहे हैं, वजीर आला पंजाब, जो कि एतमाद का वोट वाला मामला खत्म हो गया है। मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दो बहुत बड़े बुरहानों का सामना कर, एक तरफ ये जो टेररिज्म का फितना ये सर उठा रहा है, दूसरी तरफ जो है मईशत का फितना सर उठा रहा है, और दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक भी है, क्योंकि जब आपके पास मईशत में पैसे नहीं होंगे, आप अपने सिक्योरिटी ऑपरेशन कैसे लॉन्च करेंगे जिसकी जरूरत है। ये पहली मौसम सरमा नहीं है, पीछे हमने कई सारे मौसम सरमा देखे हैं। तलब और रसद का जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पे बड़ा होता जाता है, क्योंकि डिमांड एकदम बढ़ती जाती है। तो ये शॉर्टेज है और शॉर्टेज कंटिन्यू करेगी, बिकॉज डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे पास इतनी मिकदार में गैस अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, सब की नज़रें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान के उस फैसले की जानिब है कि कब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील होती हैं। पंजाब के मामले के हवाले से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कानूनी माहिरीन की जानिब से इमरान खान को कि 11 जनवरी तक अब वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते हैं। इसलिए KPK की असम्बली भी पंजाब असम्बली की तहलील के साथ ही तय की गई थी। अब देखना यह है कि जब नंबर्स भी पूरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, यानी कि नंबर्स भी उनके पास ज्यादा हैं, 187 हैं, तो फिर उस वक्त एतमाद का वोट और फिर असम्बलियों की तहलील के बाद मामलात किस जानिब जाएंगे। इमरान खान हर लम्हा तेजी के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनकी हुकूमतों को गिराए जाने से रोकने के लिए खुद हुकूमत जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत PDM वो लगी हुई है कि किस तरह से रोक दिया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि कौमी असम्बली में होने वाले इस्तीफे जो 28 तारीख मुकर्रर है, उस दिन स्पीकर खुद जा रहे हैं, तो वहां भी मामला तूल पकड़ जाएंगे। एक जानिब PDM में जमातें कह रही हैं कि आप असम्बलियां तहलील करते, आप इस्तीफे देते। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दोबारा से तस्दीक के लिए जाना चाह रही है, स्पीकर नहीं होंगे, असम्बलियां तहलील करने जा रही है, लेकिन असम्बलियों की तहलील में रुकावट खुद से बन रही है इस वक्त PDM। तो मामला यह है कि फिर डर और खौफ किसको है? यकीनी तौर पर इलेक्शन में जाने से डर और खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि PDM की वो तमाम जमातों को है जो हालिया इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इलेक्शन से फरार भी है। इस तमाम तर मामले के हवाले से हमने हालिया देखा कि बल्दियाती इलेक्शन जब इस्लामाबाद में तैयारी हो रही थी तो एंड टाइम पर वहां पर भी हल्का बंदियों के मामलात डाल दिए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से। इस सूरत हाल पर और साथ ही साथ इस वक्त असम्बलियों में इस्तीफों के हवाले से क्या सूरत हाल है हम बात करेंगे। जो साथी नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं उनसे बात की अली नवाज आवान ने, तो वो जान लेते हैं कि क्या बात की गई है अब्बास शबीर से। जी आगाह कीजिएगा अब्बास। सर, लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने वाले हैं इस्लामाबाद में, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ऐसी बातें भी चल रही हैं कि पूरा इन्फ्लुएंस इस वक्त लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को हराया जा सके। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? देखें जी, सबसे पहले तो उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग कॉल की और उसके साथ उन्होंने कहा कि क्यों आपको पता है इलेक्शन जब कॉल हो जाए कोई भी हुकूमती काम नहीं हो सकता डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पूरे इस्लामाबाद में शुरू कर दिए गए। उसके बाद दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अलावा कोई जमात इलेक्शन नहीं की। तो उन्होंने फिर आपके सामने एक गैर आइनी काम किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने, कि उन्होंने जो पहले अतर मिनल्ला की अदालत में लिख के दिया था कि हम जो एक इलेक्शन होने जा रहा है 101 यूनिट से उसके अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगे और आइन के अंदर लॉ के अंदर भी कोई चेंज लेके नहीं आएंगे, और उसके अंदर कंटेम्प्ट किया उन्होंने। यूनियन काउंसिल 101 से बढ़ाकर 125 कर दें। 28 तारीख को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए भी KPK हाउस में इकट्ठा होना है, लेकिन इतलात ये हैं कि स्पीकर साहब नहीं होंगे, आपको स्पीकर साहब के डिप्टी के पास जाना होगा। तो क्या तहरीक इंसाफ जा रही है 28 को? जी आप समझ रहे हैं कि ये इस्तीफ़ों की तस्दीक हो जाएगी? ये तो देखिए फिर वही बात है, इस्तीफों की तस्दीक होगी और उसके बाद होगा क्या, इलेक्शंस होंगे ना,
और इलेक्शन में जा सकती है पीडीएफ। अब मुझे बताएं कि अगर हमने 135 इस्तीफे दिए थे और 100 उसमें से 10 इस्तीफे मंजूर हो गए थे, उनको तो नहीं बुलाया गया था, उनसे तो नहीं तस्दीक ली गई थी। असल वही चीज़ है, आप इतने गैर मकबूल हैं, आप लोगों के अंदर जाने से डर रहे हैं, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो पीछे अगर ये है कि अगर हमने तस्दीक की और दोबारा इलेक्शंस कॉल हो गए तो क्या होगा, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और हमारा वो जो छोटा मोटा जो थोड़ा सा रह गया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम अपनी पूरी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम सिर्फ असेंबली जा रहे हैं, हम असेंबली के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। ताकि सुप्रीम कोर्ट भी आपने याद होगा केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ऑब्जर्वेशन भी पास की थी, अगर हम आपको कह देते हैं कि हुकूमत को डायरेक्ट कर देते हैं कि आप इनके इस्तीफे कबूल। अली नवाज़ अवान से जो गुफ्तगू हुई है, बोल की वो आपने मुलाहिज़ा की है कि अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि क्या किया जाएगा। हम बात करेंगे कुछ कानूनी मामलात के हवाले से और इमरान खान अगला क्या लाया अमल करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने। कल उनकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान के साथ, उनको भी वेलकम करते हैं। सिद्दीक आपको भी। अजहर साहब, अब ये कहा जा रहा था, कुछ खबरें हैं कि 11 तारीख तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं, क्या एतमाद का वोट होगा, उसके बाद होगा क्या कानूनी तौर पर अमल होगा पंजाब के अंदर? अच्छा, अगर आपने फैसला पढ़ा हो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल, तो दूसरे पैरा में गवर्नर पंजाब के वकील जो हैं खालिद इसाक पेश हुए। उन्होंने कहा अगर 7 दिनों के अंदर एतमाद का वोट ले लें तो हम ऑर्डर वापस ले लेते हैं असेंबलियां तहलील अपना चीफ मिनिस्टर को हटाने का। अब फिर अदालत ने मंजूर भट्टू के केस को सामने रखते हुए एक जो कंडीशन रखी है, जो चौधरी परवेज लाई की तरफ से दिया गया अंडरटेकिंग, जो हालांकि अदालत इस तरह की अंडरटेकिंग मांग नहीं सकता, तो वैसे भी मैं समझता हूँ इस अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं थी। जब एक ऑर्डर गलत है, और ऑर्डर गलत है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए अब मैं गवर्नर को हटाने के हवाले से इस सारे मामले में कानूनी दरखास्त मैंने तैयार कर ली। आपको याद है मैंने नोटिस दिया था गवर्नर के खिलाफ एक्शन के हवाले से, और वो बड़ा इंडियन जजमेंट इसमें बड़ी क्लियर है। जब तक एक एक्शन यानी मिसाल के तौर पर वोटिंग ही नहीं हुई, यानी देखें इसके लिए कंडीशन क्या है कि वोट पहले पड़ना है। जब इजलास नहीं हुआ तो वोटिंग का तो सफर ही कोई नहीं है। जब इजलास होगा, वोट पड़ेगा, वोट ना ले सके एतमाद का, फिर तो बात बनती है, वहां आप रिस्ट्रेन करें, समझ आती है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो गवर्नर का ये वाला सारे का सारा एक्शन सेट असाइड होने वाला है। अब जो कंडीशन रखी है वहां पर, जो अंडरटेकिंग दी है, वो अंडरटेकिंग दी है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, जो बड़ा सीधा सा है। आज आप एतमाद का वोट ले लें, आप आज ले लें, कल ले लें, जैसे ही एतमाद का वोट लिया लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, यानी जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो जड़ ही खत्म हो जाएगी। एक दरखास्त हाईकोर्ट में दायर करें कि जनाब हम ये आईनी दरखास्त वापस ले रहे हैं, वजीर आला पंजाब, जो कि एतमाद का वोट वाला मामला खत्म हो गया। एतमाद का वोट लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा। एतमाद का वोट दरखास्त दायर करें, अपना लार्जर बेंच के सामने है, वो कोर्ट हियरिंग करता है या नहीं करता। जब आपने कोर्ट में अप्रोच कर लिया कि मैं वापस ले रहा हूं, और कोई भी अदालत, वैसे भी अदालत मैं समझता हूं जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर हाईकोर्ट के इख्तियार से जरा तजावुज है। हाईकोर्ट इस तरह का ऑर्डर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन को रोक नहीं सकती। और वैसे भी एतमाद के वोट के ऊपर असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से कोई कानून नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, जब आपने एतमाद का वोट ले लिया, बात सारी खत्म होगी। उसके बाद अब मेरी जाती राय के मुताबिक आप असेंबलियां तहलील कर सकते हैं हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर। उसी दिन आप दरखास्त दायर कर देंगे कि जनाब मैं आईनी दरखास्त वापस ले रहा हूँ, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है। और अदालतें, लोग कहेंगे ना तौहीन अदालत इस बात की है कि आप एतमाद का वोट लिए बगैर अगर असेंबलियां तहलील करें, क्योंकि अब कंडीशन दी है ना आपने। जब आपने एतमाद का वोट ले लेंगे फिर तो कंडीशन ही कोई नहीं रह जाएगी, और बड़ी आसानी के साथ आप असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है, और जितनी कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताई थी कि जितना लेट करेंगे, अगर आपने जनवरी गुजार दिया, फिर असेंबलियां तहलील करना ख्वाब एक रह जाएगा, क्योंकि आगे फिर टाइम कोई नहीं है, फिर रोजे मामलात जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होंगे। क्या इन मामलात का इदराक जो है वो इमरान खान साहब को भी बहरहाल है? सिद्दीक जान, कल आपकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ, तो खान साहब क्या पुरअतमाद हैं कि ठीक है परवेज इलाही साहब असेंबलियां भी तहलील करेंगे और फिर 11 जनवरी तक का जो वक्त है, चलें मजीद जो 12-15 दिन हैं वो भी गुजार लिए जाएंगे, या मामलात अभी भी मुश्किल नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान को बड़ी क्लैरिटी है कि असम्बलियाँ तो वो दोनों तहलील कर देंगे। उनको ये लगता है कि 15-20 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों असम्बलियों ने तहलील होना है।
और इमरान खान साहब जो कल उनसे मुलाकात बड़ी तफसीली हुई, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस देखा वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जनाब असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और आम इंतखाबात ही होंगे और सब इकट्ठे इंतखाबात होंगे। ये नहीं होगा कि 2 सूबों के इंतखाबात हो जाएंगे और कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे। साथ ही इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद की हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे प्लानिंग कर रहे हैं, वो बड़े क्लियर हैं। उनको 1000% इस बात का यकीन है कि उन्हीं के पास इक़्तिदार आना है और उनकी हुकूमत नहीं आगे मुईशत को चलाना है, उनकी हुकूमत नहीं आगे पाकिस्तान को चलाना है। तो वो कहते हैं कि हमें ये परेशानी है कि जितनी दाखिल होती जाएगी, जितना क्राइसिस बढ़ता जाएगा, हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो 2 खानदान हैं, ये जो जमातें हैं, इनको पता है कि अगले इलेक्शन में ये नहीं होंगे, आगे इनको शिकस्त होनी है। तो अभी इसलिए ये सारे करप्शन केसेस भी माफ़ करवा रहे हैं, आइंदा के लिए भी ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि इनको कोई ना पकड़ सके, फिर माल भी कमाया जा रहा है, माल भी बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगला इक़्तिदार उनके पास नहीं है और अगला इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के पास है। और वो ये कहते हैं कि इनको पता है कि क्योंकि इनके पास आगे हुकूमत होनी नहीं है, तो जो ये मुल्क के साथ करके जाएंगे तो इनको तो कोई मसला नहीं है, ये तो भुगतेगी अगली हुकूमत। साथ ही इमरान खान साहब को जो तशवीश है, जो कल काफ़ी उस पर वो बड़ा उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। इमरान खान कहते हैं कि हम तो बैठे थे कि सिर्फ ये जो मुआशी हमारा चैलेंज है, इससे हम कैसे निबर्दा आजमा होंगे, इससे हम कैसे क्राइसिस से निकालेंगे मुल्क को। अब ये जो साथ दहशतगर्दी शुरू हो गई है, और फिर इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह से वो इंगेज कर रहे थे अफगानिस्तान को, जिस तरह से वो अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया को बात कर रहे थे, जिस तरह से वो कबायली इलाकों में डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे वो कबायली इलाकों में ये सारा जो वहाँ के लोगों को एक एतमाद में लेने के लिए और इस सारे के लिए काम कर रहे थे, उन चीज़ों पे काम नहीं हुआ। वो ये समझते हैं कि मुईशत और दहशतगर्दी की वजह ये हुई है, जो मुईशत तबाह और बर्बाद हुई है और जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इमरान खान ये समझते हैं कि इसकी वजह ये बनी कि क्योंकि ये जो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है, ये अपनी करप्शन लूटमार में मसरूफ रहे, ये अपने लोगों को बरी कराने में मसरूफ रहे, ये बाहर से जो इनके सलाह मुजरिम थे, मुलजिम थे, उनको वापस लाने में मसरूफ रहे, ये आपस में बंदर बांट में मसरूफ रहे, ये खाने में जो है वो मसरूफ रहे। तो इन्होंने पाकिस्तान की ना मुईशत पे जोर दिया, ना उस पर देखा, ना ही दहशतगर्दी के हवाले से इकदाम किए, जिस वजह से इमरान खान से ये समझते हैं कि ये हुआ। साथ ही इमरान खान से ये समझते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस सहाफ़ियों पे, मीडिया पे, सियासी वर्कर्स के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर, शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने से लेकर इक़्तिदार में चलाने पर रहा, तो उन्होंने जो असल उनका काम था दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि वो नहीं किया, तो इस वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ये समझते हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं कि असम्बली उन्होंने तहलील करनी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो उनके पास बड़ा कार्ड है जो खेलने के बाद ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। अजहर सिद्दीक साहब लेकिन एक चीज मैं क्योंकि ये भी मैं एक चीज यहाँ अजहर साहब से ये जानना चाहूंगा कि अजहर साहब, ठीक है 66% जो है वो मुल्क में 2 बड़े सूबे हो जाएंगे, केपी के और पंजाब खास तौर पर, वहाँ असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन क्या ये इतना बड़ा प्रेशर होगा कि बाकी 2 सूबों में और मरकज के इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाए, हुकूमत के इलेक्शन करवाने पड़े? देखिए आप जो एक सवाल ऐड कर लें मुदस्सिर भाई, अजहर सिद्दीक साहब एक सवाल और ऐड कर लें, इससे आगे ये बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा मुदस्सिर भाई ने। लेकिन साथ ये भी बता दें कि ये जो आप लोग मुशावरत में शामिल भी रहे वुकला के, अगर हुकूमत ये 2 असम्बली तहलील भी हो जाती हैं, तो क्या हुकूमत 90 रोजा जो सेटअप है निगरान सेटअप, उसको तब्दील कर सकती है? ये भी सवाल ऐड कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा सदीक जान ने जो बात छेड़ दी है, असल जो बात है, जो कि अगर असम्बलियां पहले तहलील हो जाती हैं, उसके बाद हुकूमत वक्त का सेटअप को आगे बढ़ाने के हवाले से उस पर भी उनका काम चल रहा है। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन आपके सामने पहली जो बात आपके सामने रख दूं, याद रखिएगा ये सारा काम चलना है मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी जब आपके पास नहीं होगी तो फिर आप असम्बलियां कैसे रन कर सकेंगे, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब आप 66% सीटों के ऊपर जब आप इलेक्शन कराने जाएंगे, तो ये इलेक्शन तो टोटली आपका जो लोग मुंतखब करने वाले हैं वो सारे इलेक्शन के डिमांड की तरफ आ गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज करता हूं, जब ये 2 असम्बलियां तहलील हो जाती तो मैं फाइल करूंगा इस असम्बली को तहलील करने की, मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं जाके ये बात करूंगा कि ये देखें ये डिमांड है 66% लोगों की, वो असम्बलियां तहलील चाहते हैं और ये वजह है 2 असम्बलियां ये तहलील होगी, नेशनल असम्बली में से ये लोग इस्तीफे देंगे, क्या अपना सिंध असेंबली में से ये इस्तीफा दे दिए, बलूचिस्तान से ये इस्तीफा दे दिए, तो ये तो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो आईने पाकिस्तान 1973। और मेरी देखिए, अगर ये 2 असेंबलियां इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तहलील करने की, तो ये पागल हुए खड़े होते। यानी ये तो उन असेंबलियों को बचाने के लिए ये इस बात का सबूत है कि उन्हें पता है कि अगर ये असेंबलियां तहलील हो गई तो ये बाकी असेंबलियां नहीं बचेंगी। और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि ये तहरीर होने के बाद उनके लिए बचाना मुश्किल होगा।
वो कभी भी चाहेंगे कि इन दो सूबों के दो सूबों के पास अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पास अक्सरियत आ जाए। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, मार्क माई वर्ड्स, कि वो इसके बाद कोशिश उनकी यही होगी अल्टीमेट। अगर ये असेंबली तहलील इतनी आसान होती तो कभी भी ना उसमें रोड़े अटकाते। ये रोड़े अटकाने के और सारे मामले को बयानियों को ले जाने का मकसद ही ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और आगे बात जो दूसरी ये है निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप में देखिए आइन में गुंजाइश मौजूद है, यानी अगर 90 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं कराते तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 254 इसका रास्ता देता है कि अगर आप टाइम पे बात नहीं करते और ये वो कोशिश करेंगे, उनके पास 2 रेमेडीज है। एक आइन के आर्टिकल 234 के तहत है कि अगर वो नेशनल असेंबली या किसी असेंबली को बढ़ाना चाहे वक्त के लिए बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ केयर टेकर सेटअप जो है, और आप ज़िली हुकूमतों के इलेक्शन देख लें, आप वो अभी तक आपने नहीं करवा सके। और इस तरह की मिसालें जनरल इलेक्शन के हवाले से अभी ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि आम इलेक्शन, कई इलाकों में इलेक्शन है कि जो टाइम दिया होता है, टाइम फ्रेम दिया होता है ज़िमनी इलेक्शन का, उसके दौरान नहीं, और जजमेंट मौजूद है इसके ऊपर आगे पीछे हुए। और ये क्या करेंगे, ये 3 वजूहात है, इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन या मुल्की हालात को बेस बना करके जनाब ऐसे हालात जो ये हम इलेक्शन नहीं करा सकते। लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन रही है आपके सामने। ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं, ये किस लिए हो रही है? जहां दहशतगर्दी हो रही है वहां इलेक्शन क्या कराएंगे? आपको जो मर्जी कह रहे हैं आपका कंडीशन भी क्यों ना हो, तो ये बहाना, माजरत के साथ मैं बहाना कह दूं या जो मजबूरी कह दूं, जो भी आप कहें, ये वो रास्ता देंगे कि इसको निगरान सेटअप को आगे बढ़ाने के हवाले से। तो ये मामला इतने सादा फिर जो है वो आम इंतखाबात की जानिब होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं इस पर मिलते हैं हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया। ये आपकी हुकूमत को PDM बचा रही है, आप असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, लेकिन यह असम्बलियों की तहलील और फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामलात के बाद क्या वाकई नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात की जानिब ये हुकूमत जाए, या फिर ये सिर्फ आपका ही ये फैसला हो कि ठीक है असम्बलियाँ तहलील की जाए? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हम कराएंगे, बाकी जहाँ जहाँ इस्तीफ़े होंगे, जहाँ जहाँ असम्बली तहलील होगी वहाँ के इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात यह है कि कानूनी तौर पे तो ये बात ठीक है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हों, कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दे दें, तो लीगली तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, लेकिन ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं। देखिए बात यह है कि अगर 70% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे तो जाहिर है कि अकल ये कहती है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने चाहिए, और यही हमारा मकसद है। दूसरी बात, इस बात की मैं वजाहत कर दूं कि हमें जनरल इलेक्शन कराने से कोई फर्क जाती तौर पर तो नहीं पड़ता। हम पंजाब के अंदर भी हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत है, हम जीत के भी आएंगे तो दोबारा हमारी हुकूमत बन जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त 2 बहुत बड़े बहरानों का सामना कर रहा है। अच्छा, एक तरफ ये जो टेररिज्म का फितना ये सर उठा रहा है, दूसरी तरफ जो है मईशत का फितना सर उठा रहा है, और दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक भी है। क्योंकि जब आपके पास मईशत में पैसे नहीं होंगे, आप अपने सिक्योरिटी ऑपरेशन कैसे लॉन्च करेंगे जिसकी जरूरत है? बिल्कुल। आप अपने जो ट्राइबल एरियाज हैं उसकी तरक्की कैसे करेंगे? तो ये चीजें एक सवाल का जवाब दिया कि अब आपको कहा जा रहा है कि असम्बलियों में, कल ख्वाजा साद रफीक से आप लाहौर में खिताब कर रहे थे, कह रहे असम्बलियों में आए, वहां आके बात हो, कोई मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, कोई बैकडोर हो या ओपनली के बातचीत हो कि हाँ भाई कुछ ले की बुनियाद पर कोई मामलात आगे बढ़े? नहीं, देखिए बात ये लेना देना क्या है, हमको चोट थोड़ी है कि लेने देने में हम कहें चलो कुछ 4 केस हमारे माफ कर दो, 4 अपने करवा दो, थोड़े पैसे तुम बना लो, थोड़े हम बना लें। मतलब चोरों से क्या बात करेंगे? इलेक्शन पे बात होनी है, असेंबली में बैठ के क्या बात हम करेंगे? आप मुझे बताएं। असेंबली से तो हमने इस्तीफे देने जाना है, इनसे बात हो नहीं सकती। दूसरा मैं एक और बात की वजाहत करना चाहता हूँ, ये ना इन्होंने इतना गलत बयानिया बनाया हुआ है कि जी मुल्क के लिए असेंबलियों में आए। भाई बात ये, असेंबलियों के अंदर आप बैठे हैं, अगर आपको मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कानून साजी करनी है तो कर दें, हम तो नहीं आपको रोक रहे। आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपके पास वफाकी हुकूमत है, आपके पास मुल्क के लिए तो कह नहीं रहे, वो तो आपको इलेक्शन के लिए कह रहे हैं कि वो उधर आए। बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत पिछले 8 माह में हर गुजरते दिन के साथ ज़बूहाली का शिकार हो रही है।
सिर्फ अगर हम बात करें टेक्सटाइल के हवाले से तो पिछले दौरे हुकूमत में ये वो सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात कम होने का खदशा है। मुल्क की रेटिंग मजीद कम। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने आइंदा माह से टेक्सटाइल की माहाना बरामदात $1 अरब से भी कम होने की खतरे की घंटी बजा दी है। बिलाशुबा बिजली गैस की बहरान, दरामदात पर कदगन, बुलंद पैदावारी लागत और सरमाए की किल्लत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफॉल्ट का खतरा को मजीद बुलंद कर दिया है। टेक्सटाइल की सनत इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। ज़र मुबादला के बहरान की वजह से कपास और दीगर इनपुट्स की दरामद में भी मुश्किल हो रही है। एक्सपोर्टर्स नई बरामदी ऑर्डर्स लेने में भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। रुपए की कदर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 60% तक कमी और रिफंड्स की बरवक्त अदायगियां न होने की वजह से इंडस्ट्री माली मुश्किलात का शिकार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली की फराहमी में भी तात्तुल का सामना है। मेंटेनेंस के नाम पर महीने में 5 से 6 रोज बिजली नहीं मिल रही है, जिससे बिजली पर चलने वाली सनतों की पैदावारी गुंजाइश 25% तक कम हो चुकी है। सिंध के मुकाबले में पंजाब की टेक्सटाइल मिलों को महंगी बिजली दस्तयाब है। यही नहीं, माहिरीन के मुताबिक इंडस्ट्री आलमी मार्केट में अपनी साख खो रही है, जिससे हर माह $1 अरब का पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एशिया रीजन इकोनॉमिक ऑपरेशन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के नताइज बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब सरमायाकारी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना गैस के ज़खायर में बतदरीज कमी का रुझान भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब आलमी इदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी ने भी मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी है और मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बरकरार रहेगा। हुकूमती अदम तोजीह की बदौलत मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। अवाम के पास रोजगार नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, दवाइयों की शदीद किल्लत है, लेकिन मुल्क को अवाम की परेशानी से बेफिक्र हुकूमत अब भी सियासत खेलने में मसरूफ नजर आ रही है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इस वक्त मामला लोड शेडिंग का दरपेश है। न सिर्फ पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए, कमर्शियल के लिए, बल्कि घरेलू सारिफीन भी परेशान दिखाई देते हैं। बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, SSGC के पर्सन है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का ये आगाह कीजिएगा कि ये कितना बड़ा शॉर्टफॉल है सिद्दीकी साहब, और ये इसका मतलब है अभी इब्तदा हुआ है मौसम सरमा का, तो ये रहेगा इसी तरह या कोई गुंजाइश है किसी बेहतरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने खुद ही आपने बताया कि शॉर्टफॉल है और ये यकीनन दुरुस्त है ये बात, क्योंकि ये पहली मौसम सरमा नहीं है। पीछे हमने कई सारे मौसम सरमा देखे हैं जिसमें तलब और रसद का जो फर्क है वो वाज़े तौर पे बड़ा होता जाता है, क्योंकि डिमांड एकदम बढ़ती जाती है। तो ये शॉर्टेज है और शॉर्टेज कंटिन्यू करेगी, बिकॉज डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे पास उतनी मिकदार में गैस अवेलेबल नहीं है जितनी जरूरत है। और हर साल आपने खुद बताया कि पैदावार जो है वो तदरीज कम हो रही है, बिकॉज डिप्लीशन होती है गैस रिजर्व की, तो 8 to 10% सिस्टम ऑलरेडी शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं। और ये इस दफा तो बल्कि आपने देखा ये बैन अल-अक़वामी ट्रेंड भी नजर आया कि ग्लोबली लोग शिकार है इस वक्त ऐसी किल्लत के, और ये एक बैन अल-अक़वामी इशू ही बन चुका है। तो सिद्दीकी साहब, ऑल्टरनेट पे हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ये भी बड़ा वाज़ेह है, और इसका मतलब है कि ये मुश्किलात रहेगी। अब जो लोड मैनेजमेंट है आपने वो किस तरह से तकसीम किया है, खासतौर पर वो इलाके जो बहुत ज़्यादा सर्द हैं, या उन लोगों को जहाँ ये इंडस्ट्री को दिया जाएगा, या घरेलू सारिफिन, किस तरह यह प्लान किया गया है? देखिए, इसकी जो प्लान है उसकी एक बिल्कुल हमारे पास वाज़ेह हिदायत है वफाकी हुकूमत की तरफ से। जो इनकी ECC है उनकी तरफ से एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसके अंदर टॉप प्रायोरिटी जो है हमारे डोमेस्टिक सारिफ होते हैं, और उसके साथ में कमर्शियल सारिफ होते हैं, और फिर बतदरीज इंडस्ट्रीज और दूसरी कैटेगरीज हैं वो आती हैं। आपने ये बिल्कुल सही कहा, जो सर्द इलाके होते हैं उनकी डिमांड इंसानी बुनियादों पर भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ नुक्ता जमात से नीचे चला जाता है दर्जा हरारत, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए गैस जिंदा रहने के लिए चाहिए ताकि वो हीटर्स के थ्रू अपने आप को वार्म रख सके। तो जो हमारे सर्द इलाके हैं हमारे फ्रेंचाइज में सुई सदरन के, वो उसमें बलूचिस्तान के बालाई इलाके और सिंध के बालाई इलाके, बलूचिस्तान तकरीबन पूरा बल्कि सिंध के बालाई इलाके, तो वहाँ हमें अगर समर्स में हम मिसाल के तौर पे 50 MMCFD दिया करते थे तो इस वक्त तकरीबन 200 MMCFD जा रही है। तो एक्स्ट्रा जो 150 MMCFD जा रही है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रही है, किसी सिस्टम से हमें देना पड़ रहा है
ताकि वहाँ पे जो लाइफ है वो स्टेक रहे, और वहाँ पे जितनी भी हम कोशिश करते हैं कि वो अनइंटरप्टेड भी पहुँचा पाएँ, लेकिन चूंकि गैस शॉर्टेजेस ओवरऑल सिस्टम में है, इस वजह से वहाँ पे भी हम 100% नहीं पहुँचा पाते। सही, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। मामला ये है कि इस वक्त वो गैस है ही नहीं जब मुल्क में, तो किस तरह से दी जाएगी, ये सबसे बड़ा इशू है कि हर साल डिमांड बढ़ रही है लेकिन जो सप्लाई है वो उसमें मज़ीद कमी होती नज़र आ रही है। एक और बात करेंगे और वो है बोल बाज़ार की, कि बोल बाज़ार में इस वक्त सिचुएशन क्या है। 2-3 चीज़ों के हमने पिछले दिनों में देखा है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, दूसरा डॉलर की कीमतें कदरे मुस्तहकम लेकिन सोने की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस पर बात करेंगे कफील अहमद हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ। शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आज सूरत हाल क्या रही है? पिछले हफ्ते की निस्बत बेहतर था, आज नया वीक स्टार्ट हुआ है तो जी कफील आप सुन सकते हैं। बात करें तो मार्केट का सेंटिमेंट था खासा नेगेटिव था, और एक हफ्ते के दौरान 1632 पॉइंट्स मार्केट में जो है वो कम हो गए थे, जिसके बाद जो 100 इंडेक्स था वो 40,000 से भी जो है वो नीचे आ गया था। आज मार्केट के पहले रोज जो है मार्केट में थोड़ी तेजी दिखी गई है, क्योंकि जो पंजाब असम्बली के मामला थे वो किसी हद तक जो है वो हल होते हुए दिखाई दी। उसके बाद 485 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट आज 40,155 के लेवल पर बंद हुई है। और फिर अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की, तो उसका अनचेंज देखा गया, और जो डॉलर है वो 225 रुपए 64 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 234 रुपए 50 पैसे का मार्केट जो है वो इसमें क्लोज हुई है। तो हम अगर हम ब्लैक मार्केट की बात करें तो जो डॉलर है वो 250 रुपए से भी ऊपर पे जो इसमें फरोख्त किया जा रहा है। जी अच्छा, ये जो सोने की कीमतों के हवाले से है गफील, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, क्या वजूहात है अब सोने की कीमतें कहाँ पर चल रही हैं और उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं कि इतनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है? कफील से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आज कदरे बेहतर सूरत हाल रही है। और लेकिन अब मामलात ये है कि आम आदमी के लिए इस वक्त सिचुएशन क्या है और कैसी है, महंगाई पर आवाम क्या कहते हैं वो देखते हैं। ज़्यादा है, चिकन तो तकरीबन 450-300-400 में मिलती है, और ये 250 से 400-500 तक रहती है। अंडे महंगे हो, अंडा 25 रुपए का एक है, 24 या 25 का, ये गलत है। चिकन का तो 250, 300, 400 तक पहुंच गया, लेना भी बहुत महंगाई हो गया। घर में दाल पकती है वही खाता है सर। किसी से मतलब कोई क्या तवक्का रखेंगे किसी से? हम हमारा तो अल्लाह है भाई, और वो खिला रहा है और हम खा रहे हैं। अब महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही और ना ही होनी है। गरीब इंसान अंडे और चिकन तो सोच ही नहीं सकता, ये सोच उनसे बिल्कुल दूर चले गई है। वो कहते हैं कि चलो दाल ही खाएं, और हुकूमत भी कोई नोटिस नहीं लेती, उनको सिर्फ अपना है कि महलों में बैठें। अंडा खाने के लिए भी मुयसर नहीं है, हैं? तो ये अवामी रद्द-ए-अमल आपने महंगाई के हवाले से देखा। आगे बढ़ेंगे और आज कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। मैच जब शुरू हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अपनी रीत नहीं बदल रहा है और बहुत जल्द आउट हो, लेकिन कप्तान बाबर आजम और 4 साल के करीब वापस कम बैक करने वाले सरफराज अहमद साबिक कप्तान, उन दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद अब पाकिस्तान ने तकरीबन 293-94 स्कोर कर लिया है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सोहेब अली। सोहेब, आपके वक्त का हम देख रहे थे कि बाबर आजम वो आकर 4 खिलाड़ियों के बाद रुके और उनके साथ सरफराज दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं और निस्बतन बेहतर तेज भी खेल रहे हैं। अब कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान जो है मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा, बल्कि बहुत अच्छी गिरफ्त हो गई है। आप ये देखें कि अभी भी वक्त रहता है, कम से कम आपके आधा घंटे का प्ले तो रहता है, और उसमें भी आप ऑलमोस्ट 300 रन कर गए। आई मीन स्ट्राइक रेट आपकी पहले 2 सेशंस में 3.8, 3.9 रही है। सो आई थिंक, जबकि और हालांकि विकेट्स गिरती रही हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी पॉजिटिव परफॉर्मेंस। और देखा में जो विकेटें भी गिरी हैं वो अपनी गलतियों की वजह से गिरी हैं। 2 बाहर निकल के स्टंप हुए और इमाम ने उठा के कैच दे दिया, साउथ से कितने बाहर जाती भी गेंद को मारा, वरना इस वक्त आपकी 4 विकेटें भी नहीं गिरी होती। लेकिन फुल मार्क्स आपके पास सरफराज जो खेल रहा है, इसको द 3rd बेस्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन, और इन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं। सो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी इंस्पिरेशनल डिसीजन टू सेलेक्ट सरफराज, एंड बाबर की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, तो अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान 293, बाबर 140 और करीब हमारी तो दुआ है कि अब सरफराज भी आज ही सेंचुरी मुकम्मल करके जाए।
तो ये स्कोर आप देख रहे हैं कि 400 प्लस ले जाया जाएगा पाकिस्तान टीम की जानिब से, और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है खासतौर पर न्यूजीलैंड को रोकने के लिए खासी बेहतर रहेगी इस पिच के हिसाब से। देखिए अभी तक जो पिच है वो सुबह में तो जरा स्पिन थी क्योंकि गेंद नई थी, न्यू बॉल के ऊपर स्टीम जरा सख्त होती है तो टर्न हो रही थी, अब नहीं हो रही। तो पाकिस्तान को भी जरा जल्दी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने स्पिनर्स को टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और रह गया आई थिंक इस वक्त 400 का स्कोर एट दिस पॉइंट इन टाइम तो बिल्कुल लग रहा है कि पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, बट अगेन अर्ली मॉर्निंग जब प्ले शुरू होगा उस पर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बॉल सीम और स्विंग होगी और टर्न होगी और न्यू बॉल ड्यू हो गई है। अच्छा, दूसरा बिल्कुल मैं क्विकली ये जानना चाहूंगा, ये जो टीम में कुछ तब्दीली और चीजें आप बेहतर समझ रहे हैं, टीम पर प्रेशर तो नहीं नई मैनेजमेंट के साथ? नहीं, एब्सोल्युटली कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज एक तो ये कि सिर्फ मीर हमजा बाहर से आया है, सरफराज अहमद तो स्क्वाड में पहले ही था और आई थिंक बाबर बात समझ गया है कि जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है, जो बेहतर ही हो रहा है, तो हम बेहतरी के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। ठीक है, सोहेब अलवी आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।